हेलो एंड वेलकम गाइस, दिस इज़ आरुष और आप देख रहे हैं प्रोफेशनल एडू हब। गाइस, क्या आपने कभी सोचा है चेक इशू करने के बाद कुछ अगर सरकमस्टेंसेस हो जाएं तो चेक इशू करने वाले को जेल भी हो सकती है या फ़ाइन भी देना पड़ सकता है। तो इसी चीज़ के बारे में, इसी टॉपिक के बारे में आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस, टॉपिक है आज का चेक बाउंसिंग। चेक बाउंस क्या होता है गाइस? लेट्स सपोज अगर कोई किसी को चेक इशू करता है तो चेक इशू करने के बाद अगर बैंक उस चेक के अगेंस्ट पेमेंट करने से मना कर दे और वो चेक डिसऑनर हो जाए तो उसे हम चेक बाउंस बोलते हैं। अब इसके कुछ रीज़न्स होते हैं, आइए देखते हैं रीज़न्स कौन कौन से हैं जिस केस में आपका जो चेक है वो बाउंस या डिसऑनर हो जाता है। अगर लेट्स सपोज पहला रीज़न है इनसफिशेंट बैलेंस। अगर चेक इशूअर जो है उसने किसी को चेक इशू किया लेकिन उसके अकाउंट में सफिशेंट बैलेंस नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने 10,000 का चेक इशू किया बट मेरे अकाउंट में 4,000 रुपये ही पड़े हैं तो इस केस में इनसफिशेंट बैलेंस का सिनेरियो अराइज होगा और चेक बाउंस हो जाएगा। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि अगर आपका अकाउंट क्लोज़ हो चुका है और फिर भी आपने उस क्लोज़ अकाउंट के अगेंस्ट में चेक इशू कर दिया तो भी प्रॉब्लम हो सकती है, चेक बाउंस हो जाएगा। आपने जो सिग्नेचर किए हैं वो मिसमैच कर रहे हैं तो भी चेक बाउंस हो सकता है। और अगर आपने किसी भी चेक के अगेंस्ट में कोई भी पेमेंट स्टॉपेज के लिए बैंक को इंस्ट्रक्शन दिया है तो भी चेक बाउंस हो सकता है। अब गाइस, ये तो हमने देख लिया कि चेक बाउंस क्या होता है और रीज़न कौन कौन से होते हैं चेक बाउंस के। अब हम चलते हैं लीगल रेमेडी की तरफ। क्योंकि होता क्या है कि अगर किसी ने भी आपको चेक इशू किया है, किसी भी पार्टी को चेक इशू किया है तो और उन्हें पेमेंट मिलने वाली थी बट वो पेमेंट नहीं मिली, चेक डिसऑनर हो गया, बाउंस हो गया, तो इस केस में उन्हें ये भी पता होना चाहिए कि किस तरीके से लीगली आप अपने पैसे को रिकवर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो गाइस, इस चीज़ से डील करने के लिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बीच में आता है और इसके अंडर सेक्शन 138 से 142 तक के जो प्रोविज़न है वो चेक बाउंस और डिसऑनर से ही डील करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, जब भी आप बैंक में जाते हैं, चेक लगाते हैं और चेक बाउंस हो जाता है तो जो बैंक है वो एक मेमो इशू करता है जिसके अंदर वो रीज़न लिखे होते हैं कि किस वजह से आपका चेक बाउंस किया गया है। उस मेमो को आपको लेना होता है और उसके बाद लीगल नोटिस, जैसे ही आपका चेक बाउंस होता है 30 डेज़ के अंदर लीगल नोटिस आप जो चेक इशूअर है उसको सेंड करते हैं और उस लीगल नोटिस में कुछ मैंडेटरी टर्म्स हैं जो होने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप उसमें लिखते हैं कि आप अमाउंट जो है वो डिमांड करते हैं। दूसरा, 30 डेज़ के अंदर आप उसे लीगल नोटिस भेजते हैं। तीसरा, 15 डेज़ का टाइम उसे अलाउ होता है कि वो 15 डेज़ के अंडर वो आपको पेमेंट कर दे। ये सारे कुछ फैक्ट्स हैं जो लीगल नोटिस में होने चाहिए। उसके बाद जैसे लीगल नोटिस पार्टी को मिलता है जिसने चेक इशू किया है, वो पार्टी क्या करती है, उसके पास 15 डेज़ का टाइम होता है उस चेक के अगेंस्ट पेमेंट करने के लिए। लेकिन अगर वो चेक के अगेंस्ट पेमेंट नहीं करते तो क्या होगा? तो इस केस में अब आप लीगल प्रोसीडिंग फ़ाइल कर सकते हैं, कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है गाइस कि चेक डिसऑनर हो गया और डिसऑनर होते ही आपने लीगल नोटिस फाइल आपने केस फाइल कर दिया कोर्ट में, तो ये पॉसिबल नहीं है। पहले आपको एक लीगल नोटिस भेजना पड़ता है 30 दिन के अंदर, फिर 15 दिन का दूसरी पार्टी को टाइम मिलता है पेमेंट करने के लिए, फिर उसके बाद आपके पास राइट आता है केस फाइल करने का। और गाइस, ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है जिसका मतलब होता है ये क्रिमिनल नेचर का ऑफेंस माना जाता है। अब हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि इस टाइप के जो केसेस हैं वो कहाँ फ़ाइल किए जाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हाई कोर्ट में चले जाएं, सुप्रीम कोर्ट या सेशन कोर्ट। तो इन केसेस को फ़ाइल करने के लिए जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है वो चीफ़ मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और या फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, इन दो अथॉरिटीज़ के पास ही केस फाइल किया जाता है चेक बाउंसिंग के रिगार्डिंग। और दूसरी चीज़ ये, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको कोई भी चेक डोनेशन या गिफ्ट के थ्रू मिला है तो अगर वो चेक डिसऑनर या बाउंस हो जाए तो उसके अगेंस्ट में आप केस फाइल नहीं कर सकते, वो अथॉरिटी नहीं है। गाइस, इसी के साथ अभी हमने सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट देखा, साथ ही साथ इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 420 420 जिसे हम कहते हैं वो भी अप्लाई हो जाता है। अगर आपके साथ किसी ने फॉर्जरी करी है या फिर कोई भी गलत चेक इशू कर दिया, उसका उस बैंक में अकाउंट ही नहीं है और आपसे फॉर्जरी करने के लिए फॉल्सली चेक इशू कर दिया और वो डिसऑनर हो गया, तो ये सारी चीज़ें चेक हमारा 420 के अंदर आती हैं, सेक्शन 420 में कवर होती हैं, जिसे हम फॉर्जरी के नाम से जानते हैं। इस टाइप के केसेस होने पे आप आईपीसी के सेक्शन 420 में केस फाइल करेंगे और ये जो केस फाइल होगा ये क्रिमिनल नेचर का केस होगा। दूसरी चीज़ ये कि कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जिसमें आप
सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 420 दोनों में ही केस फाइल कर सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी केस 420 में फ़ाइल होगा इंडियन पीनल कोड के, तो यहाँ पे जो लाइबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है उस फॉर्जरी को प्रूव करने की, वो बन जाती है केस फाइलर के ऊपर। जो भी केस फाइल करेगा उसकी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो प्रूव करे कि ये 420 के अंडर ही कवर होता है। तो बस ये एक चीज़ ध्यान में रखने वाली बात है। अब क्या होगा गाइस, अगर आपने केस फाइल कर दिया, ट्रायल चलेगा, प्रोसीडिंग होगी, उसके बाद ऑब्वियसली पेमेंट का जजमेंट आएगा, या तो आपके फेवर में आएगा या फिर मैटर रिजेक्ट हो जाएगा। तो अगर पेनल्टी की अगर हम बात करें इस केस में, तो मैक्सिमम 2 साल तक की जेल हो सकती है, या फिर जो भी चेक का अमाउंट इन्वॉल्व है उस केस के अंदर, उसका 2 टाइम्स की पेमेंट करने का ऑर्डर जो है वो कोर्ट दे सकता है। तो ये गाइस कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो चेक बाउंस के बारे में हमें पता होने चाहिए कि लेट्स सपोज अगर कभी भी चेक बाउंस होता है तो हमें क्या करना चाहिए, कैसे हम अपना पैसा वापस ले सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो ये पसंद आई होगी, और इसी तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। टिल देन बाय बाय।